to TV9, I'm Neha. The Congress continues its poor performance in state elections with ominous frequency. The assembly elections to 4 states and the union territory, which concluded on Sunday, proved once again that the once dominant political party is in the throes of a serious existential crisis. The party scored a 0 in West Bengal, couldn't cobble together a winning alliance in Assam, didn't impress its supporters in Kerala and Puducherry, and is an insignificant junior partner in Tamil Nadu. Even worse is the perception that the Congress has accepted the grim reality that it doesn't have what it takes to be a winner in Indian politics. I spoke to senior Congress leader Rashid Alvi a little while ago to find out why the Congress appears so listless. Well, joining me now is senior Congress leader Rashid Alvi. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अलवी हमारे साथ जुड़ने के लिए. सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दिक्कत ये नहीं है कि कांग्रेस को कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है. दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को ऐसा पिक्चर मिल रहा है कि कांग्रेस इज ओके विद इट. पार्टी लीडर्स बोलते हैं कि ठीक है, ये भी मिल गया तो ठीक है. ऐसा क्यों है सर? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है. बंगाल के अंदर लड़ाई सीधी सीधी ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की थी. भारतीय जनता पार्टी ने और खास तौर से अमित शाह जी ने इतनी नफरत बंगाल के अंदर फैला दी कि उनके पास सिवाय हिंदू और मुसलमान के कोई दूसरा काम नहीं था. क्या चुनाव के अंदर ये नारा लगाना चाहिए कि जय श्री राम को कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता? आप विकास की बात कीजिए. आपने क्या किया है पिछले 8 साल के अंदर देश के अंदर, वो जनता को बताइए. सर, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि जिनका घर खुद का शीशों का होता है वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते. कि अभी और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली कि अभी खुद के ही घर में सब कुछ तहस नहस है. हम ये देखने की जगह है कि खुद के घर को कैसे समेट सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है. ये किस हद तक सही है? और आज हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं अलवी साहब, जिसका आपने वेस्ट बंगाल की बात की है, तो मैं आपसे वेस्ट बंगाल पे बात करती हूँ. आज की डेट में आपकी पार्टी का वोट शेयर क्लोज टू 2.94% है सर. और ये ऐसी पार्टी है जिसके पास रिकॉर्ड है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट असेंबली. राहुल गांधी ने एक्टिवली कैंपेन नहीं किया. सो कहीं ना कहीं आपने तो कबूल कर लिया है सर कि ये फाइट जो थी कभी बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट या आईएसएफ और टीएमसी के बीच में थी ही नहीं. ये फाइट सीधी सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच में थी. क्या आपके पार्टी वाले भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनका कभी चांस ही नहीं था? क्या होप उन्होंने गिव अप कर दी थी वेस्ट बंगाल पे? निश्चित तौर से बंगाल के अंदर हमारा कोई चांस नहीं था. मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर हम वहां पे ताकत लगाते, राहुल गांधी की मीटिंग ज्यादा होती, प्रियंका गांधी की मीटिंग्स होती, सब लोग जाते, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो जाता. ममता बनर्जी का जीतना मुश्किल हो जाता. आज सवाल राजनीतिक दल का नहीं है, आज सवाल देश का है. देखिए, राजनीतिक दल मजबूत और कमजोर होते रहते हैं. एक लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर राज किया है. भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आती थी, 2 एमपीज थे. अटल जी चुनाव हार गए थे, लेकिन आज वो बड़ी ताकत बन गए. तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर कमजोर है तो कल को ताकतवर नहीं हो सकती है. आज बड़ा सवाल, लेकिन सवाल ये भी तो है कि ताकतवर होने के लिए वो कर क्या रही है? ऐसा लगता है कि उन्होंने तो गिव अप ही कर दिया है कि नहीं हो सकता, अब बस हम हार गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मोराल नहीं हारा है. हम लोगों की आवाज बनेंगे. लोगों की आवाज कैसे बनेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है. एक लम्हे के लिए मैं आपको पीछे ले जाता हूं. 2004 के अंदर 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी थी? कांग्रेस पार्टी तब भी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाई, कोalition सरकार बनाई. तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल घर में बैठी है. कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है. आज बड़ा सवाल ये है कि हमें किस तरह उन लोगों से छुटकारा पाना है जिन्होंने देश को तबाह कर दिया. आपने कभी सोचा था कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ समझौता कर लेगी? कभी नहीं सोचा था. शायद देश के अंदर एक आदमी ने नहीं सोचा था.
और आज बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछते हैं कि अगर आप शिवसेना के साथ समझौता करते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी कहां चली गई? आइडियोलॉजी तो तब जिंदा रहेगी जब देश जिंदा रहेगा। हमारी मजबूरी थी कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ हम समझौता करके भारतीय जनता पार्टी को दूर रखें। आज भारतीय आप जनता पार्टी बताइए, को दूर भी रखते राशिद साहब, और एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी एग्जिस्टेंस में रहते कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हम केरला और आसाम में हारे, लेकिन सर मैं केरल और आसाम में इस पे मैं आपसे अलग विषय में बात करना चाहूंगी, असम और केरला के बारे में। लेकिन पहले आप अगर क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे सकें तो। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हम केरला और असेंबली में केरला और आसाम में जरूर हारे, लेकिन हमें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। हम आज भी दोनों जगह मेन अपोजिशन पार्टी हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने गिव अप कर दिया है, कांग्रेस खत्म हो गई है। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, कितनी स्टेट में आपको गिनाऊं, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, यहाँ पे या तो हमारी सरकारें हैं या हम नंबर 2 पे हैं। हरियाणा के अंदर तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस कमजोर हुई है। बिला चलिए ठीक है तकल्लुफ मैं राशिद इस साहब, बात को हम मानता हूं। ठीक है राशिद साहब, हम केरल पे भी आएंगे, असम पे, पुदुचेरी पे भी बाद में आएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे क्विकली अगर मैं पूछना चाहूँ, और आप मेरी दरखास्त है कि प्लीज जल्दी से इसका जवाब दे दें। आपको लगता है कि आईएसएफ और लेफ्ट के साथ अलायंस एक गलती थी? देखिए, आज इस बात की कोई मतलब नहीं रह जाता है। केरला के अंदर मेन पार्टी है लेफ्ट, इसलिए वहां पे हमारी उनकी लड़ाई थी। लेकिन बंगाल के अंदर आप मुझे बताइए, अगर हम महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं तो लेफ्ट तो सेकुलर पार्टी है, वहां तो हमें बीजेपी को सबक सिखाना था। और मैं समझता हूं कि वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर अगर बड़ी ताकत बन जाते तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता। अगर ऐसा हुआ है तो ठीक हुआ है, इस बात की हमें कोई तकलीफ नहीं कि जी जी बंगाल जी के जी। अंदर हमारी सीटें ज्यादा नहीं आ पाई है, हमारी परसेंटेज कम हुई है। परसेंटेज तो कल बढ़ा लेंगे, सीटें कल बढ़ा लेंगे, आज तो बंगाल को बचाना था। बंगाल में अगर बीजेपी आ जाती तो उत्तर प्रदेश बन जाता। आप देख रहे हैं कि छाप तो योगी डाल कह ही रहा दी है। है सर, छाप तो डाल जी, दी है भाजपा ने। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो भाजपा का काम है कि वो अपने आप को ताकतवर करे, लेकिन हमारा काम है कि हम देश को बचाएं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी कह रहा है अगर किसी ने कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज अब कर लूंगा। कभी सुना था आपने? क्या ऐसा हो सकता सर है? देखिए, ये इन सब चीजों पे भी मैं आपसे जरूर बातचीत करूंगी, लेकिन अभी समय की कमी होने के कारण मेरे आपसे क्विकली दो सवाल पूछना चाहूंगी। पहला जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि केरला में आखिर हुआ क्या? कितनी सारी कैंपेन्स की, राहुल गांधी तो हालांकि वही रह रहे थे, तो हुआ क्या? देखिए, केरला के अंदर एक सच्ची बात यह है कि मार्क्सिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसका गिराफ नीचे नहीं गिरा था। वहां पे जब भी मैं लोगों से बात करता था वो सीपीएम की बात करते थे, चुनाव से पहले भी बात करते थे कि यहाँ पे सीपीएम है और उनको भी भारतीय जनता पार्टी का खतरा था। मुझसे सब लोग कहते थे कि एक सीट मुश्किल से हम बीजेपी को जाने देंगे, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। केरला के ठीक है अंदर भी यही व्यू था कि किसी भी तरह हम बीजेपी को केरला के अंदर मजबूत नहीं होने देना चाहते। ये भी एक बड़ी वजह थी। और सीपीएम की सर, जो मैं आपसे परफॉर्मेंस एक थी। एक एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ठीक है, चलिए अभी तक हमने बात कर ली है असम और पुदुचेरी में आप लोगों जी, ने बहुत सी कैंपेन्स की, काफी चांसेस भी थे आपके जीतने के, पर ऐसा नहीं हुआ। तो आपको ऐसा क्लियरली जो भी रिलेंटलेस कैंपेन की गई है वो काम नहीं की है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चेंज विद इन द पार्टी बहुत जरूरी है? और सर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा ऑल आउट अटैक रहता है अगेंस्ट द बीजेपी, आपको लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी चेंज आनी चाहिए? कि मोदी देखिए, एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऑपोजिशन जो है वो कुछ सवाल करे, लेकिन एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि ऑपोजिशन रहे। आप देखिए, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज के जो देश के राजनीतिक हालात हैं और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी ने तमाम एजेंसीज को कंट्रोल कर रखा है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की कठपुतली बन गया। आप देखिए,
और मुझे आपके बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया उनके हाथ का खिलौना बन गया है। आप मुझे बताइए, किसी एक मीडिया ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को इलेक्शन खत्म होते ही गोवा का गवर्नर बना दिया गया? क्या डेमोक्रेसी इस तरह मजबूत होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। किस बात का इनाम दिया जा रहा है इनको? और कोई मीडिया कहने को तैयार नहीं है। इस देश की राजनीति एक दिन में ठीक हो सकती है अगर देश का मीडिया सच्चाई जनता के सर सामने सवाल अभी देश की राजनीति का नहीं, सवाल अभी कांग्रेस की एग्जिस्टेंस का है सर। देश की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस कितनी रेलेवेंट रहेगी ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जब देश के मीडिया का बड़ा हिस्सा उन लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा जिनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ना में ना मिलाएगा, तो किसी भी राजनीतिक दल का मजबूत होना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं। ठीक है सर। इसलिए मेरी मीडिया से भी दरख्वास्त है, बहुत हो गया 7-8 साल, अब देश को बचाइए और देश के लोकतंत्र को बचाइए। Congress needs to buck up, tighten its belt and make a comeback. Else, it's only a matter of time before India's politics watchers would say, once upon a time, there was a party called the Congress. Thank you very much for joining me. If at all you've liked the information that I shared, do not forget to subscribe to TV9 Digital across all social media platforms. Stay safe.